हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल कंप्लीट जीके जीएस के टॉप 100 टॉपिक्स की सीरीज लेकर के आया हूं। इस सीरीज में आप टॉपिक्स देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जहां से पिछले वर्षों में ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछा गया। हर एक टॉपिक्स को शामिल किया गया है जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। इन हर एक टॉपिक को हमने टेबल के फॉर्म में रखा है, डिस्कस करने वाले हैं, जिससे इसका फायदा ये होने वाला है कि टेबल फॉर्म में आप इजीली चीजों को आसानी से आप चीजों को याद कर सकते हैं और साथ में बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। ये सारे जो आप टॉप 100 टॉपिक्स देख रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स का सिंगल पीडीएफ में अवेलेबल है। पीडीएफ का लिंक नीचे दिया हुआ है। सारे टॉप 100 टॉपिक्स आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। 1707 से 1947 के बीच में जो घटनाएं हुई थी उससे संबंधित व्यक्ति, उसके ईयर्स कौन कौन, किस ईयर में क्या घटना हुआ था, ठीक है। और उससे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण मुख्य और तथ्य जो हैं और उससे रिलेटेड जो डिटेल होंगे वो देखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और इस घटना के साथ ही जो केंद्रीय मुगल सत्ता थी वो कमजोर हुआ और उत्तरकालीन मुगल काल की शुरुआत हुई। फिर प्रांतीय जो शक्तियां थी जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। प्लासी का युद्ध 1757 काफी इंपॉर्टेंट है और ये युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया, जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ और इसी युद्ध में जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफर ने विश्वासघात किया और अंग्रेजों का साथ देकर के अंग्रेजों की जीत को पक्का किया और इसी के साथ भारत में ब्रिटिश नींव की साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बक्सर का युद्ध 1764, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय था। इसमें अंग्रेजों ने जो बंगाल के मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो उस समय थे शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना को हराया था, ठीक है। ये भी एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी, यानी उनको राजस्व अधिकार दे दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में हुआ था और ये जो उस समय गवर्नर जनरल था उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने के लिए जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी और जो जमींदार थे उनको भूमि का अस्थायी मालिक घोषित कर दिया गया और राजस्व की जो दर थी हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। फिर सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस जो 1798, ये लॉर्ड विलेजली लेकर के आया था। इसका जो बेसिक पर्पस था कि जो भारतीय रियासत हैं उनको जो ब्रिटिश कंट्रोल है उनको उनके नियंत्रण में लाने के थे। इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य बना था वो 1798 में हैदराबाद का निजाम। इसके बाद 1799 में मैसूर और तंजौर बने थे। 1853 में प्रथम रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी और ये शुरुआत करने वाला था लॉर्ड डलहौजी। भारत की पहली यात्री जो ट्रेन थी वो चलाई गई थी बॉम्बे से ठाणे, जो 34 किलोमीटर की दूरी को कवर किया था। इसी साल कलकत्ता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन भी शुरू किया गया था और आधुनिक डाक प्रणाली की भी नींव रखी गई थी। फिर 1856 में व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आया लॉर्ड डलहौजी। इसमें क्या था कि बिना जैविक उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार विहीन जो राज्य थे उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का इसका नीति था। इसके तहत इसने 1848 में सतारा को मिलाया, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर को हड़प लिया और अवध जो था उसको कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में भी उसको अपने राज्य में मिला लिया। फिर 1857 की महान क्रांति शुरू होती है, जिसमें मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, ये सबका काफी रोल था और उस समय लॉर्ड कैनिंग था। बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा चर्बी वाले कारतूसों के विरोध से शुरू होकर यह भारत के का पहला स्वतंत्रता संग्राम बना। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो थे दिल्ली में, झांसी, कानपुर और बिहार में था। नेतृत्व यदि पूछा जाए तो दिल्ली में बहादुर शाह,
झांसी में लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब और बिहार में कौशिक। फिर आता है 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम 1858। इस समय महारानी विक्टोरिया थी और जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन था सीधे ब्रिटिश के क्राउन के हाथ में चले गए। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। ठीक है। और एक किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। और जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। तो बॉम्बे के जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था वहां पे 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था उस समय। ठीक है। बंगाल का विभाजन और जो स्वदेशी आंदोलन हुआ शुरू हुआ था 1905 में। उस समय एक जो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन था। इसमें बेसिकली क्या था कि राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का जो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को बांट दिया था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ जिसमें विदेशी जो वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और खादी को बढ़ावा दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके जो संस्थापक थे आगा खां थे, नवाब सलीमुल्लाह। ढाका जो वर्तमान बांग्लादेश में, वहां पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों की राजनीतिक जो अधिकार थे उनकी रक्षा करना। फिर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। उस समय अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में विचारधारा के मतभेद के कारण पार्टी दो भाग में बंट गई। एक थे नरम दल, दूसरा था गरम दल। फिर 1909 में मोर्लेमेंटो सुधार आया, 1909 का अधिनियम। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई और यहीं पर सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। ब्रिटिश राजा जो जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और यहीं पर जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया। 1911 में दिल्ली दरबार और राजधानी का परिवर्तन हुआ था और उस समय गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। भारत की जो राजधानी थी इसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई 1911 में और ये जो स्थानांतरित की गई 1912 में स्थानांतरित किया। लखनऊ समझौता और होम रूल के आंदोलन शुरुआत 1916 में हुआ। लखनऊ पैक्ट में बेसिकली हुआ था कि यहाँ पर जो कांग्रेस के नरम और गरम दल अलग हो गए थे सूरत विभाजन में, उनको यहाँ पे एक किया गया, एकजुट किया गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बीच में यहाँ पे समझौता हुआ। तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन के लिए बेसिकली होम रूल आंदोलन शुरू किया। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था और वहां पर तीन कठिया जो पद्धति लागू की गई थी उसके खिलाफ ही आंदोलन किया गया। फिर 1919 का रॉलेट एक्ट या जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ यहाँ पे। इसमें जनरल डायर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट ऐसा था कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है जिसको काला कानून भी कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध कर रही जो शांतिपूर्ण भीड़ थी वहां पर अमृतसर के एक जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। जालियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहला देशव्यापी जन आंदोलन शुरू किया था। इसमें सरकारी उपाधियों, स्कूलों और विदेशी कपड़ों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ। चौरी चौरा बेसिकली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर
में जो था वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी घुसाए हुए थे उन्होंने एक पुलिस थाने को आग लगा दिया था जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इससे दुखी होकर के गांधी जी ने यहाँ पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा किया। 1923 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया और इसका गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के किया। कांग्रेस के भीतर जो परिषदों के चुनाव में भाग लेने और सरकार के काम में बाधा डालने के उद्देश्य से इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। फिर साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 और 28 में 27 में बना था और 28 में भारत आगमन हुआ था। ठीक है, उस समय उसका अध्यक्ष था जॉन साइमन के द्वारा किया गया। 1919 के सुधारों की जांच के लिए गठित ये 7 सदस्यीय आयोग था जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका काफी यहाँ पे विरोध किया गया और उसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। बेसिकली यहाँ पे उन पे काफी और लाठी चार्ज किया गया। फिर लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किया गया और ये मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च शुरू हुआ और ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और उस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड इरविन था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक के दांडी मार्च चला था। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 24 दिनों की यात्रा कर नामक कानून तोड़ा था। इसी के साथ ही देश भर में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें इस समय लॉर्ड इरविन था। आंदोलन को रोकने के लिए और कांग्रेस को लंदन गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने के लिए समझौता हुआ था। गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ये जो मुद्दे पर जो वार्ता थी वो विफल। 1932 में पूना पैक्ट हुआ जिसमें ये समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। येरवदा जो जेल है पुणे में वहां पे गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ाई गई। फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ जिसमें लॉर्ड विलिंगटन था और यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई और एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट्स की स्थापना की गई। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और पाकिस्तान की मांग शुरू हुई और इस मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा शुरू किया गया और उसमें जो गवर्नर जनरल था वो लिखतो था। लाहौर प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान राज्य की मांग प्रस्ताव पारित किया। अगस्त प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया और भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ। क्रिप्स मिशन का हेड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और नारा दिया करो या मरो। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इसके जो मेंबर थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। भारत को सत्ता सौंपने और संविधान सभा के गठन के लिए 3 सदस्यीय ब्रिटिश मिशन भारत आया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की जो संविधान सभा थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ और अंतरिम सरकार का गठन किया। 1947 में माउंटबेटन योजना आया। 3 जून योजना इसमें भारत और पाकिस्तान के रूप में देश के विभाजन की घोषणा
की गई। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। अनुच्छेद जो वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो देखेंगे यहाँ पे। अनुच्छेद हो गया, इसका विवरण, फिर यहाँ पे अनुच्छेद और उसके विवरण। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संबंधित है नागरिकता से। अनुच्छेद 14 ये संबंधित है कानून के समक्ष समानता से। अनुच्छेद 17 यह है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 यह है आपका उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 19 क ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और खदानों में रोजगार का निषेध करता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय बताता है। अनुच्छेद 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कहते हैं। अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 110 मनी बिल की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये बताता है। अनुच्छेद 148 कैग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए, ये बताता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 क पंचायतों का संविधान। अनुच्छेद 266 समेकित निधि और लोक लेखा निधि के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की संसद की जो शक्ति है उससे संबंधित। विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो सक्रिय बेसिकली क्या होता है, एक्टिव वोल्केनो होते क्या है कि वे ज्वालामुखी जिनमें अक्सर विस्फोट होता रहता है और वर्तमान में लावा या गैस निकल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है। यहाँ पे ज्वालामुखी का नाम दिया हुआ किस देश में है और उसे क्या संबंधित आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मोना लोआ ये अमेरिका में है और ये अमेरिका का हवाई द्वीप में है। ये हवाई का ढाल ज्वालामुखी जो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली जो है ये इटली में स्थित है और लिपारी द्वीप में है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है। माउंट एटना ये इटली में है, सिसिली में, और यह यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है और यह विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। बैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार भारत में है। यह भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया जावा में है और इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय और विनाशकारी ज्वालामुखी माना जाता है। किलाउ ये अमेरिका के हवाई द्वीप में है और इसे
वर्तमान समय में विश्व का सबसे निरंतर ज्वालामुखी माना जाता है। ओजोस डेल सलाडो, ये आपके चिली अर्जेंटीना में है और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस, ये अंटार्कटिका में है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेयन, ये फिलीपींस में है और यह लगभग पूर्ण शंक्वाकार आकार के विश्व की प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम लोग विश्व के जो सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, डोरमेंट वोल्केनो, जो वो देखेंगे। बेसिकली ये होते क्या है कि वे ज्वालामुखी होते हैं जो वर्षों से शांत रहते हैं, लेकिन कभी भी अचानक विस्फोट हो सकता है इनमें। माउंट फुजी, ये जापान में है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसे पवित्र माना जाता है। माउंट वेसुवियस, ये इटली में है, नेपल्स की खाड़ी में। इतिहास में से विनाशकारी विस्फोट जैसे पोम्पई शहर का दफन के होने के लिए प्रसिद्ध है। करकटोवा, ये आपको इंडोनेशिया में, सुंडा जल डमरू मध्य में। 1883 में इसमें अब तक का सबसे भयंकर आधुनिक विस्फोट दर्ज किया गया। फिर नारकोंडम, ये भारत के अंडमान निकोबार में भारत का प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी। शांत जो ज्वालामुखी है उसके बारे में देखें, यहाँ पे एक्सटिंक्ट वोल्केनोज के बारे में। ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। ये है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में है और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ, ये आपका अर्जेंटीना चिली में है, एंडीज पर्वतमाला में। यह विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा, ये म्यांमार बर्मा में है। यह भारत के पड़ोसी म्यांमार देश का प्रसिद्ध प्रमुख मृत ज्वालामुखी पर्वत है। देवबंद और कोह ए सुल्तान, ये ईरान में है और मध्य पूर्व एशिया के प्रमुख शांत ज्वालामुखी में से। प्रशांत महासागर का अग्निवलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्टोनिक्स है, विवर्तनिक प्लेटें का प्रमुख सीमा क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ भी एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाए। यहाँ पर हम लोग गवर्नर जनरल और उनसे रिलेटेड जो काम है वो कार्य देखेंगे। फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इसको बनाया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में 1774 में किया गया। इसी के टाइम पर रोहिला युद्ध हुआ और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसी के टाइम पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस, का जो कार्यकाल था 1786 से 1793, इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया, प्रशासनिक सुधार, उच्च वेतन वाली सिविल सेवा और पुलिस एवं न्याय व्यवस्था सुधार किया। लॉर्ड वेलेस्ली, इसने सहायक संधि लेकर आया था। चौथा मैसूर युद्ध हुआ था। 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और दूसरा मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका जो टाइम कार्यकाल था 1813 से 1823, इसमें आंग्ल नेपाली जो युद्ध हुआ, सुगौली की संधि हुई, तीसरा मराठा युद्ध हुआ। चार्टर एक्ट 1813 के आया 13 का इसी के टाइम पे आया, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार इसी के समाप्त किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, इसी के समय पे 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, समाप्त किया गया, ठगों का दमन किया गया। अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई इसमें, ठीक है। मैकाले का चार्टर एक्ट 1833 बना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि थी। लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल 1848 से 1856 था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लेकर आया। दूसरा सिख युद्ध हुआ, पंजाब का विलय हुआ, रेल, टेलीग्राफ, डाक प्रणाली की शुरुआत है। इसी के टाइम पे वुड्स डिस्पैच हुआ और शिक्षा सुधार हुआ। लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था। 1858 के बाद पहला वायसराय बना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसी के टाइम पे हुआ। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना इसी समय पे हुई थी। लॉर्ड मेयो, इसी के समय में 1871 में पहला जनगणना किया गया। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। मेयो कॉलेज जो राजपूतों के लिए बनाया गया और इसका अंडमान में हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड लीटर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लेकर के आया था। आर्म्स एक्ट 1878 में लेकर आया था। 1877 में दिल्ली दरबार हुआ
और महारानी विक्टोरिया के साम्राज्य भारत के साम्राज्य घोषित किया, और दूसरा अफगान युद्ध दूसरे समय हुआ। लॉर्ड रिपन ये स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। फिर इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था 1882 में। हंटर कमीशन शिक्षा के लिए लाया था 1882 में, और एल्बर्ट विल विवाद भी 1883 में इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड डफरेन के समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 में इसी ने किया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लेकर आया। पुलिस और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया। लॉर्ड मिंटो सेकेंड मॉडल मिंटो सुधार 1909 में लेकर आया, और अलग निर्वाचन में लेकर आया मुस्लिम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड इसने जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली लेकर आया था, घोषणा हुआ था 1911 में, लेकर आया 1912 में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में, और इसी के समय में दिल्ली दरबार आयोजन 1911 में किया गया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 का। इसी के टाइम पे रॉलेट एक्ट 1919 में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। लॉर्ड इरविन इसी के टाइम पे साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के समय शुरू हुआ था, और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 के समय में हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो के सबसे लंबे समय तक वायसराय रहा। प्रांतीय चुनाव 1937 के इसी के समय में हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भी इसके समय पे हुआ था। लॉर्ड वेवेल इसके समय पे वेवेल योजना है, और शिमला सम्मेलन 1945 का हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत का अंतिम वायसराय था। 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ये इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं। अभिलेख का नाम दिया हुआ है, कौन किसके शासक के संबंधित था, और किस वंश का था, कहाँ पर है वर्तमान राज्य में, किस भाषा में लिखे गया था, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो। हाथी गुफा अभिलेख है। इसका जो शासक थे उस कलिंग राजा खारवेल थे, और ये चेदी वंश के थे, और वर्तमान से जो राजा उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है। प्राकृत जो मतलब जो भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, और लिपि ब्राह्मी लिपि में। यह एक तिथि रहित अभिलेख है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख इसी में मिलता है। खारवेल के जीवन के 13 वर्षों का क्रमबद्ध इतिहास इसमें दिखाया गया है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो है, इसके जो शासक थे उस समय रुद्रदामन थे, जो शक वंश के थे, और गिरनार जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और चंपू शैली था इसका। संस्कृत भारत भाषा का सबसे बड़ा और शुद्ध अभिलेख है। सुदर्शन झील के इतिहास और इसके जीर्णोद्धार की कहानी यहाँ पे मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक दोनों के नाम एक साथ मिलते हैं यहाँ। फिर नासिक अभिलेख जो है यहाँ पे, उस समय गौतमी पुत्र सातकर्णी के थे, सातवाहन वंश के। नासिक गुफाएं महाराष्ट्र में। प्राकृत जो भाषा थी, प्राकृत भाषा, और लिपि ब्राह्मी लिपि। इसे सातकर्णी की माता गौतमी वल्लरी ने उत्कीर्ण करवाया था, और इसमें सातकर्णी के सैनिक विजयों और उन्हें अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। फिर प्रयाग स्तंभ लेक या इलाहाबाद प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। गुप्त वंश के थे। प्रयागराज किला उत्तर प्रदेश में। भाषा जो लिखा गया था संस्कृत भाषा, लिपि थी ब्राह्मी लिपि। इसके रचनाकार दरबारी कवि हरिसेन थे, और इसमें समुद्रगुप्त के जो विजयी थे और नीतियों के बारे में वर्णन किया गया था। इस स्तंभ पर अशोक, जहांगीर और बीरबल के अभिलेख हैं। फिर एहोल अभिलेख जो है आपका, उस समय जो पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश के थे उनके समय पे किया गया। ये बागलकोट जिला कर्नाटका में स्थित है। भाषा संस्कृत भाषा में लिखी गई था, और दक्षिण इस पे जो ब्राह्मी लिपि था। इसके रचनाकार थे कवि थे रविकीर्ति के द्वारा। पुलकेशिन सेकंड द्वारा हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर हराने का इसमें ये साक्ष्य है, और इसमें महाकवि जो कालिदास और भारवी का भी उल्लेख किया गया है। मंदसौर अभिलेख जो मालवा नरेश यशोवर्धन के समय पे हुआ था, औलिकर वंश के थे। मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके रचनाकार वत्सवटी थे। इसमें हुर शासक मिहिर को हराने का दावा किया गया था। इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख किया गया था। ग्वालियर अभिलेख ये
जो प्रतिहार नरेश भोज थे, मिहिर भोज, उसके बारे में गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की वंशावली और राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया। नागभट्ट प्रथम द्वारा अरबर आक्रमणियों जो मलेच्छ को रोकने का वर्णन किया गया। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख के स्कंदगुप्त के समय जो गुप्त वंश था, गाजीपुर उत्तर प्रदेश और जूनागढ़ वो गुजरात में संस्कृत भाषा में लिखा गया। भीतरी जो लेख है इसमें स्कंदगुप्त द्वारा बर्बर हुणों के आक्रमण को विफल करने का प्रथम साक्ष्य मिलता है यहाँ पे। और जूनागढ़ जो लेख है वहाँ पे सुदर्शन झील के पुनरुद्धार या मरम्मत की जानकारी मिलती है। देवपाड़ा जो अभिलेख है यहाँ पर जो बंगाल शासक विजय सेन जो सेन वंश से संबंधित है, राजशाही बांग्लादेश और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके रचनाकार प्रसिद्ध कवि उमापतिधर थे और इसमें विजय सेन के विजय और प्रद्युम्नेश्वर मंदिर यानी शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया।